नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अब रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर के स्थानीय विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय अब भारतीय फर्मों के साथ बातचीत करनी शुरू कर चुकी है ताकि वे इसी तरीके का हेलीकॉप्टर माउंटेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार को तैयार कर सके। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं है कि भारतीय नौसेना कौन से हेलीकॉप्टर को अर्ली वार्निंग रडार को इंस्टॉल करने के लिए चुनेगी, लेकिन इतना तो तय है कि अब एक स्वदेशी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर वाली भूमिका निभाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि नौसेना के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर काफी फायदेमंद रहेगा और यही हेलीकॉप्टर एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकता है और ऐसा करने से भारत इस श्रेणी में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेगा। साथ ही ये भारतीय नौसेना के 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की डील को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा और इसका एक और फायदा भारत को ये मिलेगा कि भारत इसे एक्सपोर्ट मार्केट में यानी कि निर्यात बाजार में भी प्रस्तुत कर सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से ही आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल हुआ भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब उसने कोचिन शिपयार्ड को छोड़ दिया है और अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशनल लेवल ट्रायल्स की सीरीज शुरू होने जा रही है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर डेक इंटीग्रेशन ट्रायल से भी गुजरेगा जिसमें कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का ट्रायल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन परीक्षणों के दौरान INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और नवंबर से MiG-29K के लैंडिंग ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे और 2023 के मध्य तक भारत का ये स्वदेशी विमान वाहक पोत बैटल वर्दी बन जाएगा। अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि भारत अब तेजी से अपने I-STAR एयरक्राफ्ट की खरीद पर आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 5 I-STAR एयरक्राफ्ट की कीमत करीबन $3 बिलियन होगी और ये एयरक्राफ्ट इंडिया US डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत है और ये I-STAR एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा जिसे कि इसके ऑन बोर्ड सेंसर्स में लगाया जाएगा और ये बैटलफील्ड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन और दुश्मन की गतिविधियों के साथ साथ उनके संचार की भी सारी जानकारी कमांडर तक पहुंचाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि I-STAR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निजेंस होता है और इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी और निगरानी के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2021 में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था जिसके तहत 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को खरीदा जाना है, लेकिन अब नई खबर जो सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के प्रपल्जन सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो गई है और इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम का प्रोटोटाइप अगले 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। हालांकि पहले लैंडिंग डॉक को बनने में करीबन 5 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन इसके बाद भारतीय नौसेना को हर साल एक जहाज मिलने लगेगा। इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म में एक खास बात ये होने वाली है कि इसमें लेजर बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही इसमें 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी आ सकते हैं और ये अपने साथ 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स को भी ले जा सकेगा। यही नहीं, इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म में 2 नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी तैनात हो सकेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि DRDO से आ रही है। दरअसल DRDO ने अब मीडियम रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि एक्टिव सीकर से लैस होगी। इसकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर होगी और ये अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉरहेड्स भी ले जा सकती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस मीडियम रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल की जो सबसे खास बात रहेगी वो ये है कि इसके फोल्डेबल विंग्स होंगे जिसका फायदा ये होगा कि इसे तेजस एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकता है। और यही नहीं दोस्तों, ये ब्रह्मोस NG एंटीशिप मिसाइल का एक सस्ता विकल्प भी होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सबको मालूम चल चुका है कि भारतीय वायुसेना सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को फाइनलाइज कर चुकी है जिसमें कि 84 यानी कि 84 SU फाइटर जेट्स में स्वदेशी रूप से तैयार किए गए सिस्टम्स और हथियार लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक ऑफर भारत को दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत जो रडार तैयार हो रहा है उसमें भारत का साथ देंगे। यहाँ तक कि रशिया की ओर से ये भी कहा गया है कि वो इस अपग्रेड प्रोग्राम में पूरी तरीके से सहयोग भी करेगा, वो भी सीधा बिना इस प्रोग्राम से जुड़े, ताकि भारत को वेस्टर्न सैंक्शन से बचाया जा सके। यही नहीं, इसके अलावा रूस भारत को इस फाइटर जेट अपग्रेड प्रोग्राम में भारत के द्वारा बने स्वदेशी वेपन सिस्टम, रडार और एवियोनिक्स के साथ साथ सेंसर्स में भी मदद करेगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया से एक ताकतवर AL-41 F1S इंजन भी लेगा। लेकिन दोस्तों ये जो नया इंजन है उसे कुछ सालों के बाद ही लिया जाएगा और नए इंजन खरीद पर जो लगने वाला समय है इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान इस पर नहीं जाने वाला। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ।
दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डीआरडीओ अब रॉल्स रॉयस के साथ संयुक्त रूप से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के जेट इंजन को बनाने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत को अब इस इंजन प्रोजेक्ट में अंतिम लागत को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सोचना होगा कि भारत को इस नए इंजन के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलने चाहिए और साथ ही जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत को मिलने चाहिए। और यही वजह है कि भारत को यूके के साथ इंजन बनाने से पहले इस पर विचार करना होगा। दरअसल दोस्तों AMCA इंजन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगी, क्योंकि ये भारत के इंजन निर्माण की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और भारत के पास IP होना काफी जरूरी होगा, ताकि भारत भविष्य में इस इंजन को और ज्यादा अपग्रेड भी कर सके और साथ ही इसी इंजन के आधार पर इसके डेरिवेटिव्स को भी तैयार कर सके, जिनका इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस बात को भी निर्धारित करती है कि भविष्य में भारत इस इंजन को अन्य देशों को भी बेच सकता है और ब्रिटेन किसी भी तरीके की जियोपॉलिटिक्स लेवल पर वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा इस इंजन डील को लेकर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि जर्मनी से आ रही है। दरअसल दोस्तों जर्मनी भी अब पाकिस्तान की बातें बोलने लगा है कश्मीर को लेकर। अब जर्मनी ने भी पाकिस्तान की तरह कश्मीर का राग अलापा है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को आगे लाना चाहिए। ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा चढ़ाए जाने के बाद कहा। भारत लगातार ये कहता रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे देश के दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दरअसल जर्मनी ने अब भारत को फिर से वही बात दोहराने के लिए मजबूर किया कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, आपको बोलने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के हल के लिए UN को आगे लाने का आह्वान करने के बजाय वैश्विक समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि वे पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों से निपटने का प्रयास करें, जिन्होंने लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया है। बागची ने जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बयानों का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहा है और ये अब तक जारी है। दुनिया की जिम्मेदारी है कि वे पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दरअसल आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में इसी हफ्ते एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की जान चली गई और उनका को पायलट घायल हो गया। ऐसे में दोस्तों एक अनौपचारिक आर्मी वॉइस ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसके तहत मांग की गई है कि हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़ों को तत्काल बदला जाए। इंडियन आर्मी वॉइस एजिटेशन ग्रुप 2014 में उस समय अस्तित्व में आया था, जब उसने एक हादसे के बाद चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को बदलने के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी। इस हादसे में सेना के 3 अधिकारियों की जान चली गई थी। साथ ही इन हेलीकॉप्टरों को भी उड़ता ताबूत करार दे दिया गया है। जो पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री जी को, उसमें कहा गया है कि क्या सशस्त्र बलों के अधिकारियों और उनके परिवारों को ऐसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है जो देश की सुरक्षा में लगे अपने पायलटों को सुरक्षित फ्लाइंग मशीन मुहैया कराता हो। साथ ही इसमें कहा गया है कि 6 दशकों से चीता और चेतक तीनों सैन्य सेवाओं की रोटरी विंग की रीढ़ है और फ्रांस खुद इनका उत्पादन बंद कर चुका है। अब पुराने पड़ चुके ये फ्लाइंग मशीनें दरअसल फ्लाइंग कॉफिन बन चुके हैं। मार्च 2017 से अब तक विभिन्न हादसों में 31 अधिकारी अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को बदलने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से जारी है। पिछले साल नवंबर में रक्षा मंत्रालय ने इन हेलीकॉप्टरों की जगह HAL से 12 स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त से एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन के तहत इन 12 नए हेलीकॉप्टरों, जिसमें 6 तो सेना के लिए थे और 6 वायुसेना के लिए, इनका उत्पादन होना था और इसके बाद एक बड़ा ऑर्डर दिया जाना था। हालांकि रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने कहा कि एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होना बाकी है, जिसका सीधा अर्थ यही है कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के 1 साल के बाद भी अभी तक कोई आदेश नहीं आ पाया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि HAL इस साल 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और अगले साल 8 LUH का उत्पादन करेगी, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले इनकी डिलीवरी नहीं होगी। साथ ही रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के मुताबिक पहले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक सर्टिफाइड नहीं है और इसीलिए इन 12 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी 2023 से 2024 के दौरान होगी। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LUH की डिलीवरी के बाद ही सीरीज प्रोडक्शन के लिए इनके बारे में कुछ तय किया जा सकेगा। दरअसल राहत और टोही अभियानों के अलावा काफी ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य परिवहन और आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले LUH की कुल मांग 400 से अधिक होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस से आ रही है।
दरअसल फ्रांस अपने रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ भागीदार बनना चाहता है और दोनों ही पक्षों के बीच बढ़ते विश्वास के अनुरूप बेहतर तकनीक और उपकरणों को साझा करने का फैसला किया गया है। इस बारे में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी और भारतीय कंपनियां भविष्य के उपकरण, प्लेटफॉर्म्स और इंजन पर मिलकर काम कर रही है और हमें नहीं लगता कि कोई भी देश भारत को समान स्तर की तकनीक प्रदान करता है। प्रगति के इस तथ्य का कारण ये भी है कि हम मानते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना चाहता है और अपने उद्योग का आधार बनाना चाहता है और हम इस कदम में भारत का सबसे अच्छा भागीदार बनना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने कहा कि उनके F-35 जेट्स की डिलीवरी फिर से शुरू हो सकती है। इस फाइटर जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि इस हेलीकॉप्टर में चीनी मूल के मिश्र धातु को इंजन के हिस्से में लगाया गया था, जिसके बारे में पता चलते ही F-35 की डिलीवरी रोक दी गई थी। दरअसल इस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया गया एक पुर्जा चीन का बना हुआ है और पेंटागन ने इस बारे में कहा भी था कि अमेरिकी संघीय नियमों के खिलाफ होने के कारण फाइटर जेट के प्रोडक्शन पर रोक लगाई जा रही है। अमेरिका ने बताया कि F-35 के इंजन में जो मैग्नेट लगा हुआ है उसमें चीन के अनाधिकृत पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है और अब इन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि पेंटागन ने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि ऐसे कितने विमान थे जिनमें चीनी पुर्जों को लगाया गया था। चीनी पुर्जे के इस्तेमाल को लेकर कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि चुंबक के जरिए किसी भी तरीके की संवेदनशील जानकारी को नुकसान नहीं पहुंचा है। F-35 की उड़ान सुरक्षित है। इसका हल खोजकर जल्द से जल्द विमान की डिलीवरी शुरू हम करने वाले हैं। कंपनी ने कहा कि F-35 में हनीवेल का बना एक चुंबक लगा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।